नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और आज है फैसले का दिन। कर्नाटक की सत्ता पर कौन आज बैठने वाला है, ये सिंहासन आज किस राजनीतिक दल के नाम होगा, आज सभी की नजर इसी पर है। तो दक्षिण के द्वार पर किसका अधिकार? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सुबह 8 बजे से आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले रुझान आखिर किन नतीजों में तब्दील होते हैं, इसी पर सबकी नजर। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के भी आज ही नतीजे आने हैं। 8 बजे शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती और कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतगणना होगी। तो उपचुनावों के नतीजे भी आज सबसे पहले न्यूज 24 पर आपके सामने होंगे। मेगा कवरेज हमारी जारी रहेगी और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी नहीं। संजीव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संजीव, पहला रुझान तो 8 बजे आएगा, लेकिन उससे पहले का माहौल कैसा है, कैसी तैयारियां हैं, वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। संजीव, चलिए आपके पास लौट रहे हैं संजीव। जगदीश शेट्टार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। What will be the Congress move if hung assembly is declared in tomorrow's results? According to me, my political experience, that tomorrow election result will give the clear verdict for the Congress, and Congress will get the clear majority and form the government on their own. There is no fractured verdict, and there is no atantra assembly, so it will be a clear majority and Congress will get the clear majority. No question of alliance and other things. It is not at all possible. Sir, JDS spokesperson has given a statement that we have made up the whatever future courses if hung assembly comes. We are ready to. We have already fixed the alliance talks. With whom? With whom? I have not heard his statement. I have not heard. I have no knowledge about his statement. So there is no with any party. According to me, Congress will get a clear majority. Sir, still do you have faith in EVMs? Tomorrow we'll see. According to me, I have faith. There is no question of any. Because no suspicious activities not dead up till now. Tomorrow what will happen, I don't know. आप सुन रहे थे जगदीश शेट्टार, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी में बड़ा नाम थे, लेकिन नाराजगी की वजह से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और अब वो कह रहे हैं। संजीव, जगदीश शेट्टार को हम सुन रहे थे कि वो एग्जिट पोल पर भरोसा जताते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है और यही सत्य है। हालांकि आज नतीजे का दिन है, क्या लग रहा है? देखिए, नतीजे का दिन है और जाहिर है जब तक नतीजे आने शुरू नहीं हो जाते हैं तो एग्जिट पोल के बारे में बात होती रहेगी। और एग्जिट पोल के बारे में जो परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं वो कुछ इस प्रकार होती हैं कि जो जहां खड़ा है वहीं से वो एग्जिट पोल के नतीजों को अपने हिसाब से देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित होगा और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि एग्जिट पोल सही दिशा में है और आंकड़ा हमारा जो एग्जिट पोल है उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। बावजूद उसके कल दिन भर यहाँ बेंगलुरु में दोनों दलों ने स्ट्रैटेजी सेशंस की हैं, मुलाकातें की हैं, आपस में बड़े नेताओं ने मुलाकातें की हैं और तैयार है वो कि आखिरकार अगर ये जो हंग असेंबली वाली बात सामने आ जाती है, जो कि कर्नाटका में लगातार हमेशा आती रही है, तो फिर उन्हें क्या करना है। कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त बहुत ही वीरानी है, बहुत सुनसान माहौल है, लेकिन मानकर चलिए कि ऐसा जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग हैं उनके बीच नहीं है। वो तैयारियां भी अफुट हैं, प्लान भी तैयार है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, 1985 के बाद से आज तक कोई भी सरकार दोबारा कर्नाटक में रिपीट नहीं हुई है। तो ये एक जिंक्स है जिसे तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अहम बात है। वही दूसरी बात ये भी है कि हाल के वर्षों में ये देखा गया है कि मात्र 2013 के इलेक्शन को अगर हम छोड़ दें तो फिर किसी भी दल ने बहुमत हासिल नहीं किया और ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। और जेडीएस हमेशा एक ऐसे दल के रूप में उभरता है जिसकी संख्या तो बहुत कम रहती है, लेकिन सरकार बनाने में उसकी भूमिका सबसे क्रूशियल हो जाती है।
क्या कुछ वैसा ही इस बार होने वाला है या फिर एक नई इबारत इस बार लिखी जानी है? ये जो सुबह है बेंगलुरु की, क्या वो एक नए संदेश के साथ आ रही है? क्योंकि देखना ये पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ के जो नतीजे हैं वो सिर्फ यहाँ के नतीजे नहीं होंगे। साल 2024 के पहले कहा यह जा रहा है कि 2-3 सेमीफाइनल होने वाले हैं और ये पहला सेमीफाइनल है कर्नाटक का इलेक्शन, और ये तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की दावेदारी कैसी होती है। ऐसे में जबकि विपक्ष में एक बहुत बड़ा गठबंधन या कहें गोलबंदी वो शुरू हो गया है नीतीश कुमार के जरिए, तो उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या होती है? संजीव, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, क्योंकि न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य ने कांग्रेस को 120 प्लस माइनस 11 सीट दी है। इसमें प्लस माइनस हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर 120 में माइनस अगर सीट चली गई 11 तो फिर कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी जानते हैं। देखिए, ये बात तो तय है कि अगर 113 से आंकड़ा किसी भी दल का कम आता है तो फिर उसके बाद एक रेस शुरू होगा, और वो रेस शुरू होगा इस मायने कि वो इंडिपेंडेंट एमएलएज जो जीतने जा रहे हैं। और कल की जो बैठकें हुई हैं बीजेपी और कांग्रेस की, वो दोनों बैठकें इस बात पर ख़ास जोर दे रही थी कि कौन कौन से वो नेता हैं जो कि इस बार इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं या छोटे दलों से जीत सकते हैं, तो उन पर विशेष नज़र रखी जा रही है। जेडीएस पर तो मान लीजिए कि सबको पता है कि नज़र रखी जा रही है, उनके विधायकों पर नज़र रखी जा रही है, पर और भी बहुत से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर नए दल जो यहाँ पर आ गए हैं, मान लीजिए आम आदमी पार्टी, बीएसपी, अभी पता नहीं कि क्या उनके उम्मीदवार कैसा करने वाले हैं, लेकिन सब लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं और ख़ास तौर पर इंडिपेंडेंट्स पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि यही यहाँ पर तो परंपरा रही है कि हमेशा जो बहुमत से आंकड़ा कमाता है और उसके बाद फिर खींचतान शुरू हो जाती है। पिछली दफ़ा 104 जब बीजेपी को आया था तो एक बार लगा था कि बीजेपी पार हो जाएगी और वो 113 का जादुई आंकड़ा प्राप्त कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। केवल 2013 में सिद्धरामैया के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था उस वक्त ये आंकड़ा पार हुआ था, लेकिन उसकी खास वजह ये थी कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होकर येदियुरप्पा ने एक अपनी पार्टी बना ली थी और उस पार्टी के ज़रिए उन्होंने बहुत से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने वाले वोट को काट लिया था और इस कारण से कांग्रेस को एक एज मिला था। ये सब फैक्टर्स इस बार नहीं हैं, तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, कल मैं जब लोगों से बात कर रहा था, बहुत लोगों की इच्छा थी कि ये डिसाइसिव मैंडेट हो। हर बार ये जो खिचड़ी सरकार बनती है ये कर्नाटक के विकास में बाधा बन जाती है, तो एक खिचड़ी सरकार उन्हें नहीं चाहिए, डिसाइसिव मैंडेट चाहिए। अब ये चाहत है, क्या लोगों ने इस तरह से वोट भी किया है, ये आपको थोड़ी देर में अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। चाहत जो है असलियत में तब्दील हो पाती है या नहीं, वाकई में संजीव ये देखना होगा। लेकिन संजीव, इस बार क्या लग रहा है, अगर हम जेडीएस की बात करें, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि जेडीएस दफ्तर में बहुत शांति थी, हालांकि सुबह सुबह का वक्त है, हो सकता है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो ये हलचल और बढ़ जाए, लेकिन हमने अगर एग्जिट पोल की बात भी कर रहे हैं संजीव, तो उसमें भी जेडीएस को 12 प्लस माइनस ही दिया हुआ है, यानी आंकड़ा इस बार उतना अच्छा एग्जिट पोल में जेडीएस को नहीं दिया। तो इस बार क्या वाकई जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी? देखिए, जेडीएस पार्टी किसकी है? देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके लड़के एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ऐसे में ये पार्टी बहुत प्रबल पार्टी कही जाती है और उनका एक अपना जनाधार है। खासतौर पर जो वोकालिगा समुदाय है, गौड़ास, उनके बीच कहा जाता है कि इनका बड़ा ज़बरदस्त जनाधार है। मैं ओल्ड मैसूरू रीजन में था जब पोलिंग चल रहा था, और ये कहलाता है वो क्षेत्र जहाँ की जेडीएस सबसे मजबूत है। और पिछली दफ़ा जब चुनाव हुए थे साल 2018 के, उस वक्त जनता दल सेक्युलर ने 35 से ज़्यादा सीटें हासिल की थी। आप कल्पना करें कि इतनी सीटें अगर उसे मिली थी, उसमें ज़्यादातर सीटें वो ओल्ड मैसूरू क्षेत्र से थी, और उसने फिर बाद में किस तरह से उन सीटों को, क्योंकि हंग असेंबली आ गई थी, तो कैसे उसने मैनिपुलेट किया और किस तरह से उसने अपनी राजनीति चली, और देखिए उनके मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार का ये जो एग्जिट पोल है ये कह रहा है कि इस बार कोई भी एग्जिट पोल उन्हें 35-37 सीटें देता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसकी खास वजह ये बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के लास्ट वीक के जो प्रचार अभियान ने एक असर डाला और लोगों को या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
वाले तर्ज पर वोट करने के लिए मजबूर किया है। और ऐसे में हम पा रहे थे कि जो ओल्ड मैसूरू क्षेत्र है, जहाँ पर के 59 सीटें हैं, वहाँ पर भी जेडीएस का नाम लेने वाला कम मुझे मिल रहा था। और यही बताया जा रहा था कि जेडीएस के वही उम्मीदवार जीतते जा रहे हैं जो खुद से भी बहुत मजबूत हैं। पार्टी के नाम पर कोई जीत जाएगा इस बार, इसकी संभावना नहीं है। और शायद यही वजह है कि उनके आंकड़े एग्जिट पोल में 12 या 15 या किसी ने 20, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं दिया है। सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है उसी का होगा। और आने वाले दिनों में कर्नाटक में जो चुनाव हैं वो 2 हॉर्स रेस हो जाएंगे। कुछ इस तरह की प्रेडिक्शंस भी हैं। अब देखना है नतीजे क्या कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सब कुछ तय होगा। मत भूलिए कि डीके शिव कुमार भी वोकालिगा नेता हैं और उनके प्रति भी लोगों का, उनके समुदाय का आकर्षण है। मुस्लिम समुदाय के बारे में सुन लीजिए, उनके बारे में ये बताया गया कि देखिए बहुत से जो वोट बेस था जेडीएस का, वो दरअसल मुस्लिम और वोकालिगा था। और इस बार मुस्लिम समुदाय में ज़्यादातर वोट एक तरफा कांग्रेस की तरफ गया है। तो ऐसे में क्या ये सब चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं कि जेडीएस का स्टॉक बहुत डाउन होने जा रहा है। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि आप देवेगौड़ा और उनकी पार्टी को हल्के में मत लीजिए, ये कर्नाटक है और आखिरी वक्त पर तुरूप का इक्का निकालने में ये पार्टी हमेशा से उस्ताद रही है। अब ऐसे में देखते हैं आने वाले कुछ घंटों में तस्वीर क्या बनती है। जी बिल्कुल संजीव, देखते हैं क्योंकि 8 बजते ही पहला रुझान आएगा, अभी ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। और उससे पहले हम विश्लेषण भी कर रहे हैं और जो माहौल है, तैयारियां कैसी हैं काउंटिंग को लेकर, वो भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर न्यूज़ 24 पर ही आप देखेंगे पहले रुझान की। संजीव, एक और सवाल यहाँ पर है, ये कहा जा रहा है कि आप तो जेडीएस के गढ़ में थे और वहां पर जेडीएस का दबदबा था, जहां बड़ा नुकसान जेडीएस को हो रहा है और जेडीएस का नुकसान मतलब कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहा है, ऐसा है संजीव? और इसीलिए जेडीएस के, हमने जैसे ही देखा एग्जिट पोल आया है, जेडीएस के किसी प्रवक्ता के चेहरे पर खुशी नहीं थी, एक शिकन देखने को मिली। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये बात तो है कि अगर सबसे ज़्यादा सबड्यूड, दबा हुआ कोई रिस्पांस हमें मिल रहा है वो तो वो जेडीएस की तरफ से मिला है। मैं सीएम इब्राहिम साहब के पास था, कल इंटरव्यू करना चाहता था, उन्होंने कहा कल सुबह आइए। बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि स्थिति क्या है अंदाज़ा किसी को नहीं है। सीएम इब्राहिम साहब केंद्र में मंत्री रहे हैं, आपको याद होगा, वो पुराने नेता हैं जेडीएस के और राज्य की जो जेडीएस इकाई है उसके वो अध्यक्ष भी हैं। और कहा यही जाता था कि इन चेहरों की बदौलत मुस्लिम वोट बैंक जो है वो जेडीएस के साथ भी आता है और वहाँ जहाँ जेडीएस के उम्मीदवार मजबूत है तो मुस्लिम वोट बैंक उन्हीं के साथ जाता है। पर इस बार वो भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। अब क्या ये बात जो आप कह रही है कि अगर जेडीएस का नुकसान होता है तो वो सीधे सीधे कांग्रेस के खाते में जाता है, क्या एक तरफा मुसलमान वोट जो हैं वो कांग्रेस की तरफ गए हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को फ़ायदा होगा। जो क्षरण वोटों में आएगा जेडीएस के, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है, ये भी बात कही जा रही है। क्योंकि वोकालिगा समुदाय के लिए 2% का रिजर्वेशन का प्रावधान जो है वो व्यवस्था की जानी, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसे बार बार कहा कि देखिए मुस्लिम रिजर्वेशन गलत था, हमने उसको वापस लिया। 4% रिजर्वेशन दिया गया था, 2% लिंगायतों को और 2% वोकालिगा समुदाय को दिया गया। हमने बराबर कर दिया सब कुछ। अब लिंगायत ज़्यादातर वोट जो हैं वो आप जानती हैं जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या कुछ इस तरह के कदम से वोकालिगा वोट भी जाने वाले हैं? और हमारे एग्जिट पोल में बता रहे हैं कि कुछ वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को भी मिलने जा रहे हैं। यानी कि जेडीएस के स्टॉक्स डाउन होने से मानकर चलिए कि फ़ायदा ज़्यादा भले कांग्रेस का हो लेकिन बीजेपी को भी फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जातिगत समीकरण वो बहुत अहम भूमिका इस बार निभाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सजीव, जब इस बीच अगर हम वोकालिगा और लिंगायत समुदाय की बात करते हैं तो इस बार 68% जो है लिंगायत समुदाय, हमारी जो एनालिसिस हुआ उसमें वो बीजेपी के साथ जाता दिखा। लेकिन इससे पहले खबर ऐसी भी आई कि लिंगायत समुदाय का जो एक संगठन है, एक फोरम है, वो कांग्रेस के समर्थन में जाता हुआ भी नजर आया। इस तरह की खबरें आई और इस तरह हुआ भी। अब ऐसे में क्या लग रहा है, इस बार तस्वीर क्या हो सकती है? ये जातिगत समीकरण कितनी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा? देखिए, अगर जातियों की हम बात कर ले यहाँ पर, चूँकि अब नतीजे आने में देर है तो जाहिर है इन चीज़ों पर ध्यान देने का अवसर भी हमारे पास है, मौका भी है।
तो सबसे पहला समुदाय यहाँ लिंगायत ही है और वो कहा जाता है 16-17% एक जाति के लोग हैं, एक वर्ग के लोग हैं। हालांकि आप लिंगायतों के इतिहास में जाएंगे और अंदर जाएंगे तो वहाँ भी सब डिविजन्स हैं, पर मोनोलिथिक कैटेगरी की तरह एक मुश्त होकर के वोट करने की एक परंपरा हमेशा लिंगायतों में देखी गई है। सबसे बड़ा कास्ट कैटेगरी और पारंपरिक रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर दक्षिण में दरवाज़ा खुला तो कहा यही जाता है कि येदियुरप्पा जो लिंगायतों के सबसे बड़े नेता हैं उनकी वजह से ही खुला, क्योंकि उन्हें एक सॉलिड बैकिंग लिंगायत समूह की मिलती रही है हमेशा। इस बार भी मिलेगी ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बार लिंगायत समुदाय में आप जानती हैं कि कुछ झगड़े जैसा माहौल हो गया जब जगदीश शेट्टार जो कि बड़े नेता लिंगायत में माने जाते थे उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया, उन्होंने कांग्रेस का रुख किया। लक्ष्मण सावदी वो भी बड़े नेता माने जाते हैं और बड़े ऑर्गेनाइज़र माने जाते हैं, इन्होंने दशकों गुजारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बैकग्राउंड के लोग, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने भी रास्ता रुख कर लिया कांग्रेस का। और ऐसे बहुत से नेता हुए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का रुख किया। तो क्या वो अपने साथ अपने लिए वोट लाएंगे या फिर समुदाय के वोट कांग्रेस के लिए लाएंगे, ये भी थोड़ी देर में आपको पता चलेंगे नतीजों में। क्योंकि अपने लिए वोट ट्रांसफ़र कर लेना ये आसान होता है, लेकिन खुद आना और साथ साथ समुदाय के वोट लेकर के दूसरी पार्टी को दिलवा देना ये बहुत आसान नहीं होता है। ये हल्ला हुआ था पीछे कि भाई जो समुदाय है लिंगायतों का उसमें एक वर्ग चाहता है कि कांग्रेस के साथ जाए, लेकिन बाद में येदियुरप्पा ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण समुदाय है यहाँ पर वो कहा जाता है कि मुस्लिम्स का है। मुस्लिम्स एक तरफ कांग्रेस को वोट करते हैं, दूसरी तरफ जेडीएस को वोट करते हैं। अब ये जो जेडीएस को वोट करते हैं इस बार क्या वो करेंगे, क्या सिर्फ कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होने जा रहा है। और एक तरफा वोटिंग उनकी तरफ से होगी, ये इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा हिजाब और हलाल और संजीव इन मुद्दों पर भी हम आगे बात करेंगे। हमारी नजर है क्योंकि 8 बजे से जैसा कि आपने कहा कि हमारे पास मौका है विश्लेषण करने का हम कर रहे हैं, तो 8 बजते ही पहला रुझान आएगा और सबसे पहले और सबसे तेज नतीजे न्यूज़ 24 पर आप देखेंगे। आप बने रहिए, टैली भी तेजी के साथ बदल जाएगी 8 बजते ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मेगा कवरेज जारी रहेगी।